कलकत्ता में जुलाई की वो शाम बड़ी उमस भरी थी। हावड़ा पुल के उस पार से आती हुई गंगा की सीली हवा भी गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। मैं अजित अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा एक पुरानी पत्रिका पलट रहा था जब नीचे सड़क से एक तांगे की आवाज आई और कुछ ही देर बाद सीढ़ियों पर तेज कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और ब्योमकेश भीतर आया। उसके चेहरे पर वह खास चमक थी जो किसी नए मामले की गंध पाते ही उसकी आंखों में उतर आती थी। अजित, उसने अपनी टोपी मेज पर रखते हुए कहा, आज सुबह हरीश मुखर्जी स्ट्रीट पर एक फोटोग्राफर की हत्या हुई है। नाम था सुधीर सेन। पुलिस इसे साधारण डकैती का मामला बता रही है, पर सत्येंद्र ने मुझे बुलाया है। सत्येंद्र दा हमारे परिचित इंस्पेक्टर थे, कलकत्ता पुलिस में एक ईमानदार और तेज तर्रार अफसर जो अक्सर पेचीदा मामलों में व्योमकेश की मदद मांगते थे। डकैती? मैंने पूछा। फिर तुम्हें क्यों बुलाया गया? क्योंकि, व्योमकेश ने कुर्सी खींचते हुए बैठते हुए कहा, डकैती में आमतौर पर घर का सामान लूटा जाता है, नकदी, गहने। पर इस केस में लुटेरे ने सिर्फ एक चीज ली, डार्क रूम की कुछ नेगेटिव फाइलें। बाकी सब कुछ, यहां तक कि मेज पर रखी नकदी भी वैसी ही पड़ी रही। मैं चौंका। तो ये चोरी नहीं, कुछ और है? बिल्कुल, व्योमकेश ने कहा। उसकी आंखों में वह जानी पहचानी चमक उतर आई थी। चलो, सत्येंद्र इंतजार कर रहा होगा। हरीश मुखर्जी स्ट्रीट पर सुधीर सेन का स्टूडियो एक 2 मंजिला इमारत की निचली मंजिल पर था। बाहर सेन फोटो स्टूडियो, शादी, पासपोर्ट, पारिवारिक चित्र का बोर्ड लगा था। भीतर पुलिस का हल्का जमावड़ा था और सत्येंद्र दरवाजे पर ही हमें मिल गए। आ गए व्योमकेश बाबू, उन्होंने कहा, चेहरे पर राहत की झलक। अंदर आओ, दिखाता हूं। स्टूडियो के भीतर एक बड़ा कमरा था जिसमें फोटोग्राफी के लिए बैकड्रॉप, कुर्सियां और एक बड़ा कैमरा स्टैंड लगा था। इसी कमरे के एक कोने में फर्श पर सुधीर सेन की लाश पड़ी थी। गला घोंटा गया था, चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें आधी खुली हुई थी। उम्र यही कोई 45 साल रही होगी। दुबला पतला शरीर, चेहरे पर एक हल्की सी मुंह। व्योमकेश लाश के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने पहले गले के निशान देखे, फिर हाथों को उठाकर नाखूनों की जांच की। नाखूनों में कुछ है, उसने कहा। कपड़े का रेशा लगता है, गहरे रंग का, शायद ऊनी। सत्येंद्र दा ने एक छोटा कागज का लिफाफा निकाला। हमने पहले ही निकाल लिया है व्योमकेश बाबू, जांच के लिए भेज दिया है। अच्छा किया। व्योमकेश खड़ा हुआ और कमरे का मुआयना करने लगा। मौत का वक्त? डॉक्टर का कहना है रात के 10 से 12 के बीच। चौकीदार ने बताया कि रात 9:30 बजे तक स्टूडियो में बत्ती जल रही थी, फिर उसने ध्यान नहीं दिया। चौकीदार से मिलना होगा। और डार्क रूम। सत्येंद्र दा हमें पीछे के एक छोटे कमरे में ले गए जिसकी खिड़कियां काले कपड़े से ढकी थीं। एक लाल बत्ती अभी भी टिमटिमा रही थी। कमरे में कई अलमारियां थीं जिनमें नेगेटिव के लिफाफे करीने से रखे थे। हर लिफाफे पर तारीख और ग्राहक का नाम लिखा था। यहां देखो, सत्येंद्र दा ने एक अलमारी की तरफ इशारा किया जिसकी एक शेल्फ खाली थी और फर्श पर कुछ जले हुए कागज के टुकड़े बिखरे थे। किसी ने कुछ नेगेटिव जलाने की कोशिश की, पर पूरी तरह जल नहीं पाए। शायद जल्दी में था या किसी ने रोक दिया। व्योमकेश झुककर उन जले टुकड़ों को ध्यान से देखने लगा। एक टुकड़े में किसी महिला के चेहरे का धुंधला सा आकार बचा था, दूसरे में एक इमारत का हिस्सा। ये लिफाफा खाली क्यों है? उसने पूछा, अलमारी की उस शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए जिसमें कोई निशान नहीं बचा था। बाकी सब जगह लिफाफे पर लेबल है, यहां कुछ नहीं। यही तो हमें भी अजीब लगा, सत्येंद्र दा बोले। स्टूडियो के रजिस्टर में सुधीर सेन हर ग्राहक और हर ऑर्डर का हिसाब रखता था। हमने रजिस्टर देखा। इस अलमारी की इस शेल्फ के लिए जो नंबर दर्ज है, उसके सामने ग्राहक के नाम की जगह सिर्फ एक कोड लिखा है, जी के साथ। व्योमकेश की भवें सिकुड़ गईं। कोड? क्या रजिस्टर में और भी ऐसी एंट्रीज हैं? सत्येंद्र दा ने एक मोटी बंधी हुई किताब निकाली जो शायद रजिस्टर थी और उसे मेज पर खोला। व्योमकेश ने पन्ने पलटने शुरू किए, बहुत ध्यान से, हर एंट्री को पढ़ते हुए। मैं उसके कंधे के पीछे से देख रहा था। ज्यादातर एंट्रीज सामान्य थीं। शादी की तस्वीरें, मुखर्जी परिवार, पासपोर्ट फोटो, रामलाल अग्रवाल। पर बीच बीच में कुछ एंट्रीज में सिर्फ कोड लिखे थे, जी के 3, जी के 5, जी के 9। ये कोड पिछले 2 साल में 16 बार दर्ज हैं, व्योमकेश ने कहा अपनी उंगली से गिनते हुए।
और हर बार भुगतान की रकम सामान्य फोटोग्राफी के मुकाबले कहीं ज्यादा है, कभी 300 रुपए, कभी 500। ब्लैकमेल, मैंने कहा। शायद, व्योमकेश ने धीरे से कहा, पर उसकी आवाज में पूरा यकीन नहीं था। पर जी के का मतलब क्या हो सकता है, यह अभी साफ नहीं। सत्येंद्र, तुमने सुधीर के परिवार और परिचितों से बात की? उसका कोई परिवार यहां नहीं है। विदुर था, एक बेटी है जो पुणे में ब्याही है। उसे खबर भेज दी गई है। यहां उसके साथ काम करता था एक असिस्टेंट, नाम है निर्मल। और स्टूडियो में हाल के दिनों में कुछ खास लोग आते जाते रहे हैं, जिनके बारे में चौकीदार ने बताया। निर्मल कहाँ है अभी? बाहर बैठा है, हमने रोक रखा है। निर्मल एक पतला दुबला जवान लड़का था, उम्र यही कोई 23-24 साल। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर वह डर अपराध का था या सिर्फ पुलिस की मौजूदगी का, यह अब भी तय करना मुश्किल था। व्योमकेश उसके सामने एक कुर्सी पर बैठा। निर्मल, तुम कब से सुधीर बाबू के साथ काम कर रहे हो? 5 साल से बाबू। मैं उनके स्टूडियो में शागिर्द बनकर आया था, अब पूरा काम मैं ही संभालता हूं। कल रात तुम कहां थे? मैं शाम 7 बजे स्टूडियो बंद करके घर चला गया था। सुधीर बाबू रुके थे, कहा था कोई खास काम है, डार्क रूम में कुछ प्रिंट तैयार करने हैं। कौन सा काम? निर्मल की नजरें झुक गईं। मुझे नहीं पता बाबू, सुधीर बाबू ने कभी मुझे उस काम के बारे में नहीं बताया। कौन से काम की बात कर रहे हो? व्योमकेश ने पूछा। उसकी आवाज में अब थोड़ी सख्ती थी। निर्मल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाबू, कुछ ऐसे ग्राहक थे जो रात में आते थे जब स्टूडियो बंद होता। सुधीर बाबू उन्हें खुद डार्क रूम में ले जाते, मुझे बाहर भेज देते। मैंने कभी नहीं पूछा। मेरा काम सिर्फ फोटो खींचना और प्रिंट करना था। तुमने कभी उन ग्राहकों को देखा? कोई नाम, कोई चेहरा याद है? एक बार, निर्मल ने धीरे से कहा, मैंने एक आदमी को देखा था जो अच्छे कपड़ों में था, शायद कोई बड़ा आदमी। मुझे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं, पर उसकी आवाज बहुत रोबीली थी। और एक बार एक औरत भी आई थी, बहुत घबराई हुई लग रही थी, चेहरे पर घूंघट डाले हुए। व्योमकेश ने आगे झुककर पूछा, निर्मल, क्या तुमने कभी सुधीर बाबू को किसी से पैसों की मांग करते सुना या धमकी देते? निर्मल की आंखें फैल गईं। नहीं बाबू, सुधीर बाबू ऐसे आदमी नहीं थे। मतलब, वह रुक गया। मतलब क्या? पिछले महीने से वे बदल गए थे, निर्मल बोला। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। कुछ परेशान रहते थे। एक दिन मैंने उन्हें कहते सुना था फोन पर, मैं अब यह नहीं करूंगा, बहुत हो गया। पर किससे बात कर रहे थे? नहीं पता। व्योमकेश और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। यह एक अहम सुरागा था। सुधीर सेन शायद अपने पुराने धंधे से पीछे हटना चाहता था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, व्योमकेश ने कहा। जी के नाम या शब्द से तुम्हें कुछ याद आता है? निर्मल ने सिर हिलाया। नहीं बाबू, ऐसा कोई नाम मैंने कभी नहीं सुना। निर्मल को जाने देने के बाद हम चौकीदार से मिले, एक बूढ़ा आदमी, नाम रामदीन, जो पिछले 15 साल से उस इमारत की चौकीदारी करता था। रात को क्या देखा रामदीन? व्योमकेश ने पूछा। बाबू, रात करीब 9:30 बजे मैंने देखा कि स्टूडियो में बत्ती जल रही थी। मैं अपने रोज के चक्कर पर था। फिर 10 बजे के आसपास एक तांगा आया, एक आदमी उतरा और स्टूडियो में गया। कैसा दिखता था वह आदमी? अंधेरा था बाबू, ठीक से नहीं देख पाया। लंबा सा था, टोपी पहने था, हैट कोट भी था, शायद अच्छे घर का आदमी था। कितनी देर रुका? 15-20 मिनट में निकल गया तेज कदमों से। मुझे कुछ अजीब लगा था उसका चलना, जल्दबाजी में था। उसके बाद कोई और आया? रामदीन ने सोचते हुए कहा। हाँ बाबू, एक और आदमी आया करीब 10:30 बजे, साइकिल पर था। वह भी ज्यादा देर नहीं रुका। तुमने उसे पहचाना? नहीं बाबू, अंधेरे में ठीक से नहीं दिखा, पर उसके कपड़े साधारण थे, शायद मजदूर तबके का आदमी था। व्योमकेश ने रामदीन का शुक्रिया अदा किया और सत्येंद्र दा की तरफ मुड़ा। 2 अलग अलग लोग, 2 अलग अलग वक़्त पर। यह मुमकिन है कि दोनों में से एक हत्यारा हो या दोनों अलग अलग वजहों से आए हों। क्या करें अब? सत्येंद्र दा ने पूछा। पहला काम, व्योमकेश ने कहा, रजिस्टर की उन 16 एंट्रीज की तारीखों का मिलान करना और यह पता लगाना कि उन तारीखों के आसपास शहर में कौन से बड़े नाम किसी विवाद या घोटाले में उलझे थे। दूसरा, उस जले हुए नेगेटिव के टुकड़ों को जितना हो सके बचाना और उनकी पहचान करना। और तीसरा, जी के कोड का मतलब खोजना। मैं रजिस्टर की एक कॉपी बनवा दूंगा, सत्येंद्र दान ने कहा। पर जी के बारे में कैसे पता लगाओगे? व्योमकेश मुस्कुराया।
वह हल्की रहस्यमयी मुस्कान जो उसके चेहरे पर तब आती थी जब उसके दिमाग में कोई विचार कौंधता था। अजित, तुम्हें याद है, कुछ हफ्ते पहले हमने अखबार में एक खबर पढ़ी थी किसी वायरलेस इंजीनियर के बारे में जिसका नाम था विनय घोष। उसके स्टेशन का कोई विवाद था लाइसेंस को लेकर। मैं चौंका। हाँ याद है, पर उससे इसका क्या लेना देना? शायद कुछ नहीं, व्योमकेश ने कहा। शायद बहुत कुछ। जीके, घोष, विनय, सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, पर जांच के लायक है। अगले दिन सुबह हम विनय घोष के वायरलेस स्टेशन पहुंचे, जो कलकत्ता के बाहरी इलाके में एक छोटी सी इमारत में था जिसकी छत पर एंटीना का जाल सा बना हुआ था। यह एक निजी वायरलेस स्टेशन था जो व्यापारिक संदेशों की सेवा देता था। उस दौर में यह कोई असामान्य बात नहीं थी। कई व्यापारी अपने माल की खबर तार और वायरलेस के जरिए भेजते मंगवाते थे। विनय घोष एक मझले कद का आदमी था, उम्र करीब 35 साल, चश्मा पहने, चेहरे पर हमेशा एक व्यस्त सी मुस्कान। उसने हमें अपने ऑफिस में बुलाया। व्योमकेश बख्शी, उसने कहा हाथ मिलाते हुए। आपका नाम सुना है, कहिए कैसे आना हुआ? मिस्टर घोष, व्योमकेश ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, क्या आप सुधीर सेन को जानते थे, फोटोग्राफर, हरीश मुखर्जी स्ट्रीट का? विनय के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ बदला, इतना हल्का कि अगर व्योमकेश गौर से ना देख रहा होता तो शायद पकड़ में ना आता। सुना है नाम। क्यों, क्या हुआ उसे? उसकी हत्या हुई है 2 रात पहले। विनय ने चश्मा उतारकर रूमाल से पोंछना शुरू किया। एक ऐसी हरकत जो घबराहट छुपाने के लिए की जाती है। अफसोस की बात है, पर मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। अजीब बात है, व्योमकेश ने कहा, अपनी जेब से एक कागज निकालते हुए जिसमें रजिस्टर की उन एंट्रीज की नकल थी। उसके रजिस्टर में जी के नाम से 16 एंट्रीज हैं, हर एक में भारी भुगतान, और तुम्हारा नाम विनय घोष है, जी के नहीं। पर तुम्हारे भाई का क्या नाम है? विनय का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गिरीश, गिरीश घोष, मेरा बड़ा भाई। कहां है वह अभी? वह इस स्टेशन का असली मालिक है। मैं तो सिर्फ इंजीनियर हूं, तकनीकी काम देखता हूं। व्यापार वह संभालता है। व्योमकेश की आंखों में तेजी आ गई। मुझे गिरीश घोष से मिलना होगा। वह आजकल शहर में नहीं है, विनय ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। व्यापार के सिलसिले में बाहर गया है। कब वापस आएगा? मुझे ठीक से नहीं पता। व्योमकेश ने कुछ पल विनय को घूरा, फिर उठ खड़ा हुआ। अच्छा मिस्टर घोष, एक और सवाल। यह स्टेशन किन चीजों के संदेश भेजता है? किस तरह का व्यापार? चाय के व्यापारियों के संदेश, विनय ने जल्दी से कहा। कपड़े का व्यापार, अनाज के भाव, साधारण व्यापारिक खबरें। ठीक है, हम फिर आएंगे। बाहर निकलते हुए व्योमकेश ने मुझसे धीरे से कहा, अजित, इस आदमी ने झूठ बोला। गिरीश घोष शहर में ही है, मैं शर्त लगा सकता हूं, और यह स्टेशन सिर्फ चाय और अनाज के भाव नहीं भेज रहा। कैसे पता चलेगा? सत्येंद्र से कहेंगे स्टेशन पर नजर रखे, और इस बीच हमें उस जले हुए नेगेटिव के टुकड़ों की जांच करनी है। शायद वहां कोई और सुराग मिले। शाम को हम सत्येंद्र दा के दफ्तर में मिले। उन्होंने फोरेंसिक विभाग से जले हुए नेगेटिव के टुकड़ों को जितना हो सका बचाकर एक विशेषज्ञ फोटोग्राफर से उनकी छाप बनवाई थी। 3 टुकड़े काम के निकले। पहले में एक महिला का चेहरा था, धुंधला पर पहचानने लायक। यह किसी युवती की तस्वीर लग रही थी, अच्छे घर की, गहनों से लदी हुई। दूसरे टुकड़े में एक इमारत का हिस्सा था, शायद कोई गोदाम। तीसरा टुकड़ा सबसे दिलचस्प था। इसमें 2 लोग दिखाई दे रहे थे, किसी बंदरगाह जैसी जगह पर कुछ बक्सों के पास खड़े। चेहरे साफ नहीं थे, पर एक आदमी का हुलिया लंबा चौड़ा, दूसरा दुबला पतला। यह गोदाम कलकत्ता बंदरगाह का लगता है, सत्येंद्र दा ने कहा, तस्वीर को गौर से देखते हुए। व्योमकेश ने तस्वीर उठाकर रोशनी में देखी। और ये बक्से, इनका आकार ये चाय की पेटियों जैसा नहीं है। ये छोटे भारी बक्से लगते हैं। सत्येंद्र, क्या हाल के महीनों में बंदरगाह पर कोई तस्करी की शिकायत आई है? सत्येंद्र दा ने माथे पर हाथ फेरा, याद करते हुए। हाँ, अब जो तुमने कहा तो याद आया। कस्टम विभाग से कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी। सोने की तस्करी का शक था, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। व्योमकेश की आंखें चमक उठी। सोना और वायरलेस स्टेशन, सत्येंद्र। अगर तस्करी का माल जहाज से उतरने का वक्त और जगह किसी कोडेड सिग्नल के जरिए तय किया जाता हो तो यह विनय घोष के स्टेशन की भूमिका समझ में आती है। और सुधीर सेन,
वह क्या भूमिका निभाता होगा? मैंने पूछा। शायद 2 भूमिकाएं, व्योमकेश ने सोचते हुए कहा। एक, वह इन तस्करों की गतिविधियों की तस्वीरें खींचता था सबूत के तौर पर, ताकि गैंग के सदस्य एक दूसरे को धोखा न दे सकें। दूसरा, वह इन तस्वीरों का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए भी करता था, अपने निजी फायदे के लिए। यही वजह है कि रजिस्टर में मोटी रकम की एंट्रीज हैं, जो सामान्य फोटोग्राफी की कीमत से कहीं ज्यादा है। शायद वे भुगतान फोटो खींचने के लिए नहीं, बल्कि चुप रहने के लिए थे। तो यह डबल गेम था, मैंने कहा। गैंग का हिस्सा भी और गैंग को ही ब्लैकमेल भी करता था। बिल्कुल, व्योमकेश ने कहा, और यही उसकी मौत की वजह बनी होगी। याद करो, निर्मल ने क्या कहा था? सुधीर सेन पिछले महीने से बदल गया था, परेशान रहता था, किसी से फोन पर कहा था। मैं अब यह नहीं करूंगा। शायद वह इस धंधे से बाहर निकलना चाहता था, और शायद उसने धमकी दी थी कि अगर उसे छोड़ने नहीं दिया गया तो वह सारे सबूत पुलिस को दे देगा। तो हत्यारा वही होगा जिसे यह डर था कि सुधीर बाहर निकल जाएगा, सत्येंद्र दाह ने कहा। शायद, व्योमकेश ने कहा, पर उसकी आवाज में सावधानी थी। पर अभी बहुत कुछ अस्पष्ट है। रामदीन ने 2 अलग अलग आदमियों को देखा था। एक अच्छे कपड़ों में, तांगे से आया, दूसरा साधारण कपड़ों में, साइकिल से। दोनों में से कौन हत्यारा था, या दोनों ही निर्दोष थे और असली हत्यारा किसी और वक्त आया, यह अभी तय नहीं। अगले दिन व्योमकेश ने मुझसे कहा कि हमें कलकत्ता बंदरगाह के आसपास के इलाके में जाकर पूछताछ करनी चाहिए। हम बंदरगाह के करीब एक चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां मजदूर और गोदाम के कर्मचारी अक्सर बैठते थे। व्योमकेश ने एक बूढ़े मजदूर से बात करना शुरू किया, जिसका नाम रघुनाथ था। चाय की चुस्की लेते हुए इधर उधर की बातें करते हुए धीरे धीरे बातचीत गोदाम नंबर 7 की तरफ मुड़ी। वही गोदाम जो जले हुए नेगेटिव की तस्वीर में दिख रहा था। गोदाम नंबर 7, रघुनाथ ने कहा, अपनी आवाज धीमी करते हुए। बाबू, उस गोदाम के बारे में ज्यादा बात करना ठीक नहीं। वहां रात को अजीब काम होते हैं। मजदूरों को दिन में हटा दिया जाता है, रात को कोई खास लोग आते हैं, बक्से उतारते चढ़ाते हैं। हमें पूछने की मनाही है। किसका गोदाम है यह? मालिक का नाम मुझे ठीक से नहीं पता बाबू, पर सुना है कोई बड़ा व्यापारी है, नाम है दिनेश खन्ना। व्योमकेश की भवें उठ गईं। दिनेश खन्ना, यह नाम कलकत्ता के व्यापारिक हलकों में जाना पहचाना था। एक कपड़ा व्यापारी जिसकी कई दुकानें और गोदाम शहर भर में फैले थे। क्या तुमने कभी किसी फोटोग्राफर को उस गोदाम के आसपास देखा है? रघुनाथ ने सोचते हुए कहा। हाँ बाबू। अब जो पूछा तो याद आया। कुछ हफ्ते पहले एक आदमी था, कैमरे के साथ, रात को गोदाम के पीछे छुपकर तस्वीरें खींच रहा था। मैंने उसे भागते देखा था जब वहां के चौकीदार ने शोर मचाया। क्या हुआ फिर? चौकीदार उसे पकड़ नहीं पाया, वह अंधेरे में भाग गया। व्योमकेश ने रघुनाथ का शुक्रिया अदा किया और हम वहां से निकले। तो यह पक्का हो गया, मैंने कहा जब हम बंदरगाह से बाहर निकल रहे थे। सुधीर सेन गोदाम की गतिविधियों की जासूसी कर रहा था। हाँ, व्योमकेश ने कहा। पर अब सवाल यह है, दिनेश खन्ना, विनय घोष और गिरीश घोष, इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है? क्या यह पूरा गैंग एक साथ काम करता है, या इनमें से कोई किसी और को धोखा दे रहा है? उसी शाम जब हम अपने कमरे में लौटे, सत्येंद्र दा का एक संदेश हमारा इंतजार कर रहा था, फौरन थाने आने का। हम बिना देर किए वहां पहुंचे। क्या हुआ? व्योमकेश ने पूछते हुए पूछा। सत्येंद्र दा का चेहरा गंभीर था। विनय घोष का वायरलेस स्टेशन, आज दोपहर वहां आग लग गई। स्टेशन का ज्यादातर हिस्सा जल गया, सारे कागजात, रिकॉर्ड्स, सब खाक, और विनय घोष खुद गायब है। आग लगी या लगाई गई? व्योमकेश ने तुरंत पूछा। फायर ब्रिगेड का कहना है यह जानबूझकर लगाई गई आग थी, केरोसिन के निशान मिले हैं। व्योमकेश कुछ पल चुप रहा, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इसका मतलब है किसी को डर था कि स्टेशन के रिकॉर्ड से कुछ ऐसा पता चलेगा जो उन्हें फंसा सकता है। और विनय घोष का गायब होना, या तो वह डरकर भाग गया या उसे भी रास्ते से हटा दिया गया, मैंने कहा। बिल्कुल, व्योमकेश ने कहा। सत्येंद्र, हमें उस स्टेशन को देखना होगा अभी, और दिनेश खन्ना पर भी नजर रखनी होगी। अगर वह इस पूरे मामले में शामिल है तो अब वह भी सतर्क हो जाएगा। जले हुए वायरलेस स्टेशन में अभी भी धुएं की गंध बाकी थी जब हम वहां पहुंचे। ज्यादातर उपकरण जलकर राख हो चुके थे, पर व्योमकेश ने बड़े धैर्य से मलबे में तलाशी शुरू की। अजित, वह देखो, उसने कहा, एक आधे जले हुए धातु के बक्से की तरफ इशारा करते हुए
जो एक कोने में पड़ा था, आंशिक रूप से एक गिरी हुई अलमारी के नीचे दबा हुआ। यह तिजोरी जैसा लगता है, पर पूरी तरह जला नहीं। सत्येंद्र दा के आदमियों ने अलमारी हटाई और बक्सा बाहर निकाला गया। यह एक छोटी लोहे की तिजोरी थी। ताला जला हुआ था, पर टूटा नहीं। सत्येंद्र दा ने अपने आदमी से इसे थाने ले जाकर खुलवाने को कहा। तभी ब्योमकेश की नजर फर्श के एक कोने पर पड़ी, जहां एक जला हुआ कागज का टुकड़ा पड़ा था, जो शायद आग की लपटों से बचकर एक दराज के पीछे गिर गया था। उसने उसे बड़ी सावधानी से उठाया। यह क्या है? मैंने पूछा। कागज पर कुछ संख्याएं और अक्षर लिखे थे, आधे जले हुए, पर कुछ हिस्सा साफ पढ़ा जा सकता था। GK 16 है, 14 अगस्त, घाट संख्या 7, 11 बजे रात, माल 40। बाकी लिखावट आग में मिट चुकी थी। ब्योमकेश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। 14 अगस्त। अजित, आज कौन सी तारीख है? मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। आज 11 अगस्त है। तो अगली खेप 3 दिन बाद आने वाली है, ब्योमकेश ने कहा। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। और GK 16, यह वही कोर्ट लगता है जो सुधीर सेन के रजिस्टर में था। पर अब GK का मतलब सिर्फ गिरीश घोष नहीं, बल्कि पूरे ऑपरेशन का कोड नेम भी हो सकता है। गोल्ड कंसाइनमेंट, शायद। तो हमें 14 अगस्त की रात घाट नंबर 7 पर होना चाहिए, सत्येंद्र दा ने कहा। हां, पर उससे पहले हमें कुछ और सवालों के जवाब चाहिए, ब्योमकेश ने कहा। गिरीश घोष कहां है? दिनेश खन्ना का इस सब में क्या हिस्सा है? और सबसे जरूरी, विनय घोष कहां है? जिंदा है या मर चुका? अगले 2 दिन जांच में बड़ी तेजी से बीते। सत्येंद्र दा ने दिनेश खन्ना पर चुपचाप निगरानी बिठा दी। ब्योमकेश ने पुराने अखबारों में गिरीश घोष के बारे में खोजबीन शुरू की और एक दिलचस्प तथ्य सामने आया। गिरीश घोष कुछ साल पहले एक जौहरी की दुकान में काम करता था, जहां से उस पर सोने की चोरी का शक हुआ था, पर सबूत के अभाव में मामला रफा दफा हो गया था। तो गिरीश का सोने के धंधे से पुराना नाता है, ब्योमकेश ने कहा, जब हम इस जानकारी पर चर्चा कर रहे थे। यह इत्तेफाका नहीं हो सकता। तीसरे दिन शाम को सत्येंद्र दा का एक हवलदार भागता हुआ आया। सर, एक लाश मिली है, गंगा किनारे, हावड़ा की तरफ। पहचान पत्र से पता चला यह विनय घोष है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे। विनय घोष की लाश किनारे की झाड़ियों में मिली थी। गोली मारकर हत्या की गई थी। लाश 2-3 दिन पुरानी लग रही थी, यानी शायद स्टेशन में आग लगने के तुरंत बाद ही उसकी हत्या हो गई थी। इसका मतलब, ब्योमकेश ने कहा लाश का मुआयना करते हुए, विनय घोष भागा नहीं था। उसे मार दिया गया और स्टेशन में आग लगाकर सबूत मिटाए गए। पर सवाल यह है, किसने? गिरीश ने अपने ही भाई को मारा या किसी और ने दोनों भाइयों को इस्तेमाल करके अपना काम निकाला और अब सबूत मिटा रहा है? दिनेश खन्ना, मैंने सुझाव दिया। मुमकिन है, ब्योमकेश ने कहा, पर अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है यह वक्त है कि हम दिनेश खन्ना से सीधे मिलें। दिनेश खन्ना का बड़ा सा घर बड़ा बाजार इलाके में था, जिसकी हवेली नुमा इमारत उसकी दौलत की गवाही देती थी। हम बिना पूर्व सूचना के वहां पहुंचे। नौकर ने हमें एक शानदार बैठक में बिठाया, जहां थोड़ी देर बाद दिनेश खन्ना खुद आया। एक मोटा सा आदमी, उम्र 50 के आसपास, गले में सोने की मोटी चेन, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान। ब्योमकेश बख्शी, क्या सौभाग्य है मेरा, उसने कहा हाथ जोड़ते हुए। कैसे याद किया? मिस्टर खन्ना, ब्योमकेश ने सीधे कहा, आपका गोदाम नंबर 7, बंदरगाह के पास। वहां रात को क्या होता है? दिनेश की मुस्कान थोड़ी देर के लिए जमी रह गई, फिर उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बाबू, गोदाम में तो कपड़े का माल रखा जाता है, बस रात को कभी कभार माल की आवाजाही होती है। नई खेप के लिए जगह बनानी पड़ती है। आधी रात को? और चौकीदार को हटाकर? दिनेश की आंखों में अब चिंता की एक झलक साफ दिखाई दी। आपको यह सब किसने बताया? यह मेरा काम है, जानकारी इकट्ठा करना, ब्योमकेश ने कहा, अपनी आवाज को शांत रखते हुए। मिस्टर खन्ना, विनय घोष की लाश गंगा किनारे मिली है। गोली मारकर हत्या हुई है और सुधीर सेन नाम के एक फोटोग्राफर की भी हत्या हुई थी, जिसके पास आपके गोदाम की तस्वीरें थीं। दिनेश खन्ना का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने रूमाल से माथे का पसीना पोंछा। मुझे इन हत्याओं के बारे में कुछ नहीं पता ब्योमकेश बाबू, भगवान की कसम। पर आप गिरीश घोष को जानते हैं? एक लंबी चुप्पी के बाद दिनेश ने धीरे से सिर हिलाया। हां, जानता हूं। कैसे रिश्ता है आपका उससे? दिनेश खन्ना ने एक गहरी सांस ली
मानो कोई बड़ा फैसला ले रहा हो। बाबू, अगर मैं सच बताऊं तो क्या आप मेरी हिफाजत कर सकते हैं? व्योमकेश ने सत्येंद्र दय की तरफ देखा, जिन्होंने संक्षिप्त सहमति में सिर हिलाया। अगर आप सच बताएंगे और जांच में मदद करेंगे, सत्येंद्र दय ने कहा, तो अदालत में यह आपके पक्ष में जाएगा। पर अगर आप कुछ छुपाते पाए गए तो नतीजे भारी होंगे। दिनेश खन्ना कुछ पल के लिए खामोश बैठा रहा। उसकी उंगलियां मेज पर बेचैनी से थपथपा रही थीं। फिर उसने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे, जैसे हर शब्द उसके गले में अटक रहा हो। यह किस्सा 2 साल पुराना है बाबू। गिरीश घोष मेरे पास आया था एक प्रस्ताव लेकर। उसने कहा कि उसके पास बर्मा से सोना मंगवाने का एक रास्ता है, जहाजों के जरिए, जो सामान्य कस्टम जांच से बच निकलते हैं क्योंकि वे मछली पकड़ने वाली नावों के भेस में आते हैं। उसे बस एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां माल उतारा जा सके, और एक तरीका जिससे जहाज को पता चल सके कि कब घाट खाली है, कब कस्टम की गश्त नहीं है। और वायरलेस सिग्नल का इस्तेमाल इसी के लिए होता था, व्योमकेश ने कहा। हां, विनय घोष उसका छोटा भाई था, वायरलेस इंजीनियर। वह कोडेड सिग्नल भेजता था, तारीख, घाट नंबर, वक्त, माल की मात्रा, सब कोड में। मैं सिर्फ अपना गोदाम इस्तेमाल के लिए देता था, बदले में मुझे मुनाफे का हिस्सा मिलता था। और सुधीर सेन? मैंने पूछा। दिनेश ने सिर हिलाया। यह गिरीश की चाल थी। वह चाहता था कि हर खेप की तस्वीर ली जाए, सबूत के तौर पर, ताकि अगर कोई गैंग का सदस्य धोखा दे, माल कम बताए या गायब कर दे, तो उसे तस्वीरों से पकड़ा जा सके। सुधीर सेन को इसी काम के लिए रखा गया था, रात को छुपकर तस्वीरें खींचने के लिए। पर सुधीर ने इन तस्वीरों का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए भी किया, व्योमकेश ने कहा। दिनेश की आंखें फैल गईं। क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें नहीं पता था कि सुधीर सेन तुमसे या गिरीश से पैसे मांग रहा था? मुझसे नहीं, दिनेश ने कहा। पर हां, कुछ महीने पहले गिरीश बहुत परेशान था। एक दिन उसने कहा था कि वह फोटोग्राफर ज्यादा लालची हो गया है, हमें उससे निपटना होगा। मैंने ज्यादा नहीं पूछा, मुझे इन झगड़ों से दूर रहना ही अच्छा लगता था। व्योमकेश की आंखें सिकुड़ गईं। निपटना होगा, यह गिरीश ने कहा था, और उसके कुछ ही समय बाद सुधीर सेन की हत्या हो गई। मैं कसम खाता हूं बाबू, मुझे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। गिरीश अभी कहां है? व्योमकेश ने पूछा। उसकी आवाज में अब तीखापन था। दिनेश ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, पर अगली खेप के लिए वह खुद घाट पर मौजूद रहता है, हमेशा। 14 अगस्त की रात वह वहीं होगा। दिनेश खन्ना के घर से निकलते हुए व्योमकेश गहरी सोच में डूबा था। मैंने पूछा, अब क्या लगता है तुम्हें, गिरीश घोष ही हत्यारा है? व्योमकेश ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसकी आवाज में पूरा यकीन नहीं था। यह इतना आसान भी नहीं लगता अजित। सोचो, रामदीन ने 2 अलग अलग आदमियों को देखा था स्टूडियो में उस रात। एक अच्छे कपड़ों में, तांगे से, यह गिरीश घोष हो सकता है। पर दूसरा, साइकिल पर, साधारण कपड़ों में। वह कौन था? शायद निर्मल, मैंने सुझाव दिया। निर्मल ने कहा था वह 7 बजे चला गया था, व्योमकेश ने कहा। पर हमने उसकी बात की पुष्टि नहीं की। और एक और बात मुझे खटक रही है। दिनेश खन्ना ने बड़ी आसानी से सब कुछ कबूल कर लिया, इतनी आसानी से कि मुझे शक होता है कहीं वह हमें किसी खास दिशा में तो नहीं धकेल रहा। मतलब यह है, व्योमकेश ने कहा, कि दिनेश खन्ना ने पूरी कहानी गिरीश घोष पर मढ़ने की कोशिश की। यह मुमकिन है कि गिरीश सच में दोषी हो, पर यह भी मुमकिन है कि दिनेश खुद कहीं ज्यादा गहरे शामिल हो, और वह चाहता है कि हम गिरीश की तरफ भागें ताकि उसकी अपनी भूमिका छुप जाए। तो अब क्या करेंगे? 14 अगस्त की रात हमें घाट नंबर 7 पर होना होगा, व्योमकेश ने कहा। पर उससे पहले मुझे निर्मल से दोबारा बात करनी है और उस साइकिल वाले आदमी की पहचान करनी है। और एक बात और अजित, मुझे लगता है सुधीर सेन की बेटी से भी बात करनी चाहिए, जो पुणे में है। शायद वह अपने पिता के बारे में कुछ ऐसा जानती हो जो हमें अभी नहीं पता। अगले दिन सत्येंद्र धा ने पुणे पुलिस से संपर्क करके सुधीर सेन की बेटी सुनंदा से टेलीग्राम के जरिए बातचीत की व्यवस्था की, और साथ ही उसे कलकत्ता बुलाने का इंतजाम भी किया, क्योंकि पिता की मौत की खबर पाकर वह खुद भी आना चाहती थी। इस बीच व्योमकेश दोबारा निर्मल से मिलने स्टूडियो पहुंचा, जो अब पुलिस की निगरानी में बंद पड़ा था। पर निर्मल को सामान संभालने के लिए वहां बुलाया गया था। निर्मल, व्योमकेश ने कहा। इस बार उसकी आवाज में पहले से ज्यादा सख्ती थी। मुझे तुमसे कुछ और सवाल पूछने हैं, और इस बार मुझे उम्मीद है तुम पूरा सच बताओगे।
निर्मल का चेहरा घबराया हुआ था। जी बाबू, तुमने कहा था तुम उस रात 7 बजे चले गए थे, पर मुझे पता चला है कि उस रात 10:30 बजे के आसपास एक आदमी साइकिल पर स्टूडियो आया था। वो तुम थे? निर्मल की आंखों में आंसू भर आए। हाँ बाबू, मैं था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझ पर शक करेंगे। तुम वापस क्यों गए थे? सुधीर बाबू ने मुझे शाम को कहा था कि रात को वापस आकर एक खास पैकेज ले जाना है, किसी को पहुंचाने के लिए। मैं 10:30 बजे पहुंचा तो स्टूडियो का दरवाजा खुला था और अंदर उसकी आवाज रुक गई। क्या देखा तुमने? व्योमकेश ने नरमी से पूछा। सुधीर बाबू फर्श पर पड़े थे। मुझे लगा वे बेहोश हैं। मैं घबरा गया, पास गया तो देखा वे मर चुके थे। मैं इतना डर गया कि भाग गया बाबू। मुझे लगा अगर पुलिस को पता चला कि मैं वहां था तो मुझ पर ही शक करेगी। क्या तुमने कमरे में किसी और चीज पर गौर किया? कोई और मौजूद था? निर्मल ने सिर हिलाते हुए कहना शुरू किया, फिर रुक गया जैसे कुछ याद आया हो। बाबू, एक बात है। जब मैं भाग रहा था, गली के मोड़ पर मुझे एक आदमी दिखा, साए में खड़ा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर उसके हाथ में एक बैग था, चमड़े का, बड़ा सा। क्या तुम उसकी शक्ल सूरत के बारे में कुछ और बता सकते हो? वह दुबला था, लंबा नहीं, मझले कद का। और बाबू, एक अजीब बात, उसके एक हाथ में शायद कोई चोट थी। वह उसे बार बार सहला रहा था, जैसे दर्द हो रहा हो। व्योमकेश के चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीर उभर आई। चोटिल हाथ। निर्मल, यह जानकारी बहुत काम की है। तुमने पहले क्यों नहीं बताई? डर की वजह से बाबू, माफ कर दीजिए। व्योमकेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है निर्मल, अब से जो भी याद आए हमें बताना, छुपाना मत। यह तुम्हारे ही भले के लिए है। स्टूडियो से निकलते हुए व्योमकेश गहरी सोच में डूबा हुआ था। चोटिल हाथ, अजित, यह एक अहम निशानी है। और याद करो, फॉरेंसिक जांच में नाखूनों से जो ऊनी रेशा मिला था वह हत्यारे से जूझते वक्त निकला होगा। हो सकता है सुधीर सेन ने अपने हत्यारे को खरोंचा हो या उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा हो जिससे उसे चोट लगी। तो अब हमें किसी ऐसे आदमी को खोजना है जिसके हाथ में हाल ही में चोट लगी हो, मैंने कहा। हां, पर सिर्फ इतना ही नहीं, व्योमकेश ने कहा। एक चमड़े का बड़ा बैग, शायद उसमें वे नेगेटिव थे जो चोरी किए गए। और यह आदमी गली के मोड़ पर इंतजार कर रहा था। शायद वह हत्यारा खुद नहीं, बल्कि हत्यारे का साथी था जो बाहर पहरा दे रहा था या माल लेने आया था। गिरीश घोष? शायद, व्योमकेश ने कहा, पर मुझे अब भी यकीन नहीं। कुछ है जो अभी हमारी समझ से बाहर है। चलो, अब हमें सुनंदा से मिलना है। वह आज शाम कलकत्ता पहुंच रही होगी। सुनंदा, सुधीर सेन की बेटी, एक शांत स्वभाव की युवती थी। उम्र करीब 27 साल। आंखों में पिता की मौत का गम साफ झलक रहा था। हम उससे स्टेशन के करीब एक धर्मशाला में मिले जहां वह ठहरी थी। सुनंदा जी, व्योमकेश ने संवेदना जताते हुए शुरुआत की। मुझे अफसोस है, इस दुख की घड़ी में आपको परेशान करना पड़ रहा है, पर आपकी मदद हमारे लिए बहुत जरूरी है। पूछिए बाबू, सुनंदा ने धीमी आवाज में कहा। मैं जानना चाहती हूं मेरे पिता के साथ किसने और क्यों यह किया। क्या आप जानती थी कि आपके पिता किसी खास तरह के काम में उलझे हुए थे? रात को छुपकर तस्वीरें खींचना, कुछ खास लोगों के लिए। सुनंदा की आंखों में हैरानी नहीं, बल्कि एक थकी हुई स्वीकृति थी। हां बाबू, मुझे कुछ पता था। पिताजी ने पिछली बार जब मैं मिलने आई थी मुझसे कुछ कहा था। मैं एक गलत रास्ते पर चल पड़ा था बेटी। अब उससे निकलना चाहता हूं, पर यह इतना आसान नहीं। क्या उन्होंने कोई नाम लिया था? सुनंदा ने कुछ पल सोचा। एक नाम याद है। उन्होंने कहा था गिरीश। किसी बात पर बहुत गुस्सा हुआ था, धमकी दी थी। पर एक और बात भी थी बाबू जो मुझे अजीब लगी। क्या? पिताजी ने कहा था कि वे किसी बड़े आदमी से डरते हैं जिसका नाम उन्होंने कभी नहीं लिया। पर कहा था वो ऊपर से मासूम दिखता है, पर असली शैतान वही है। गिरीश तो सिर्फ उसका हाथ है। व्योमकेश की आंखें चमक उठी। ये एक बड़ा सुराग था। क्या आपके पिता ने कोई और बात कही जो इस बड़े आदमी की पहचान बता सके? सुनंदा ने सिर हिलाया। नहीं बाबू, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर वो रुक गई, जैसे कुछ याद कर रही हो। क्या याद आया? पिताजी ने मुझे एक चिट्ठी भेजी थी करीब 2 हफ्ते पहले डाक से। उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं एक जगह देखूं, उनके स्टूडियो के पीछे एक पुराने बक्से में, जहां वे अपनी बीमा पॉलिसी रखते हैं। बीमा पॉलिसी? मैंने पूछा।
मतलब असली बीमा दस्तावेज। सुनंदा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता बाबू, पर पिताजी ने यह शब्द खास तौर पर इस्तेमाल किया था, जैसे कोई कोड हो। व्योमकेश तुरंत उठ खड़ा हुआ। सुनंदा जी, क्या आप हमारे साथ स्टूडियो चल सकती हैं अभी? स्टूडियो के पिछले हिस्से में एक छोटा सा स्टोर रूम था, जहां पुराना सामान, टूटे कैमरे, पुराने बैकड्रॉप, खाली बक्से रखे थे। व्योमकेश ने बड़े धैर्य से हर बक्से की जांच शुरू की, जब तक कि एक कोने में फर्श के नीचे थोड़ा ढंसा हुआ एक लकड़ी का पुराना बक्सा नहीं मिला, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। यह देखकर साफ था कि इसे हाल ही में नहीं छुआ गया था। बक्सा खोलने पर अंदर से कुछ पुराने कागज, कुछ नेगेटिव के लिफाफे और एक बंद डायरी मिली। व्योमकेश ने डायरी खोली और उसके पन्ने पलटने लगा। यह सुधीर सेन की निजी डायरी थी, जिसमें उसने पिछले 2 साल की घटनाओं का हिसाब रखा था, कोडेड भाषा में, पर काफी हद तक समझने लायक। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद व्योमकेश का चेहरा गंभीर हो गया। अजित, सत्येंद्र, ये सुनो। उसने एक एंट्री पढ़ना शुरू की, जो करीब 3 महीने पुरानी थी। आज जीके से मुलाकात हुई गोदाम पर। उसने बताया कि असली हिसाब जो व्यापारी दिखाता है, वह माल की सही मात्रा से बहुत कम है। मतलब व्यापारी खुद हर खेप से एक हिस्सा चुरा रहा है, बिना गिरीश को बताए। मैंने ये तस्वीरों में कैद कर लिया। व्यापारी और उसके आदमी अतिरिक्त बक्से अलग गाड़ी में लाते हुए। यह जानकारी कीमती है। व्यापारी यानी दिनेश खन्ना, सत्येंद्र दा ने कहा, वह गिरीश को धोखा दे रहा था। व्योमकेश ने आगे पढ़ना जारी रखा। कुछ पन्ने और पलटे, फिर एक और एंट्री पर रुक गया, जो हत्या से बस 1 हफ्ता पहले की तारीख की थी। आज व्यापारी मेरे पास आया, अकेला। उसे पता चल गया है कि मेरे पास वे तस्वीरें हैं जो उसकी चोरी दिखाती हैं। उसने पैसों की पेशकश की, बहुत बड़ी रकम, इस शर्त पर कि मैं वे तस्वीरें उसे दे दूं और गिरीश को कभी ना बताऊं। मैंने सोचने का वक्त मांगा है, पर मुझे डर है, अगर मैं तस्वीरें दूं तो गिरीश को धोखा दूंगा, जिसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर न दूं तो व्यापारी मुझे रास्ते से हटा सकता है। मुझे कोई तीसरा रास्ता खोजना होगा। तीसरा रास्ता? व्योमकेश ने धीरे से दोहराया। शायद वह दोनों को धमकाकर खुद बचना चाहता था। आखिरी एंट्री, जो हत्या से सिर्फ 2 दिन पहले की थी, सबसे ज्यादा खुलासा करने वाली थी। आज मैंने फैसला कर लिया। मैं दोनों को बता दूंगा कि मेरे पास सबूत हैं, और अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यह सब पुलिस के पास पहुंच जाएगा। मेरे वकील के पास एक कॉपी पहले से सुरक्षित रखवा दी है। मुझे उम्मीद है यह मुझे बचाएगा। मैं इस धंधे से निकलना चाहता हूं, हमेशा के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनंदा की आंखों में आंसू थे, पर साथ ही उसके पिता की हिम्मत पर गर्व की झलक भी। वकील, व्योमकेश ने कहा उठते हुए। सुनंदा जी, क्या आप जानती हैं आपके पिता का वकील कौन था? हां बाबू, सुनंदा ने कहा, अपने आंसू पोंछते हुए। मिस्टर बनर्जी, कॉलेज स्ट्रीट पर उनका दफ्तर है। पिताजी हमेशा उन्हीं से कानूनी सलाह लेते थे। अगली सुबह हम मिस्टर बनर्जी के दफ्तर पहुंचे। एक बुजुर्ग वकील, चश्मे के पीछे से पारखी नजरों से हमें देखते हुए। व्योमकेश बख्शी, उन्होंने कहा, हमें बैठने का इशारा करते हुए। मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही कोई मुझसे संपर्क करेगा। सुधीर बाबू ने मुझे कुछ हफ्ते पहले एक लिफाफा दिया था, ये कहते हुए कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो इसे पुलिस के हवाले कर दूं। मैं इंतजार कर रहा था कि सही वक्त पर सही लोग मुझसे मिलें। उन्होंने अपनी मेज की दराज से एक सील बंद लिफाफा निकाला और सत्येंद्र दा को सौंप दिया। सत्येंद्र दा ने उसे खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थीं और एक लिखित बयान, सुधीर सेन के हाथ का। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था दिनेश खन्ना खुद अपने 2 आदमियों के साथ गोदाम नंबर 7 के पास अतिरिक्त बक्से एक अलग गाड़ी में लाते हुए, जो गिरीश घोष के हिसाब में शामिल नहीं थे। लिखित बयान में सुधीर सेन ने साफ तौर पर लिखा था कि दिनेश खन्ना पिछले 1 साल से हर खेप से माल का एक हिस्सा चुराकर अलग बेच रहा था, और गिरीश घोष को इसकी भनक नहीं थी। यह तो पक्का सबूत है दिनेश खन्ना के खिलाफ, सत्येंद्र दा ने कहा। हां, व्योमकेश ने कहा, पर उसकी आवाज में अभी भी वह पूरा इत्मीनान नहीं था जो किसी मामले के सुलझने पर आता है। पर यह सबूत तस्करी और चोरी का है, हत्या का नहीं। हमें अभी भी यह साबित करना है कि सुधीर सेन को किसने मारा, दिनेश खन्ना ने, गिरीश घोष ने, या किसी तीसरे ने। और 14 अगस्त की रात नजदीक आ रही है, मैंने कहा। हां, व्योमकेश ने कहा उठते हुए। और मुझे लगता है वही रात हमें सारे जवाब देगी। सत्येंद्र,
हमें एक योजना बनानी होगी। घाट नंबर 7 पर पुलिस दल तैनात करना होगा, पर बहुत सावधानी से, ताकि गैंग को भनक न लगे। और दिनेश खन्ना का क्या? सत्येंद्र धा ने पूछा। उसे अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे। व्योमकेश ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। अगर हम उसे अभी पकड़ते हैं तो गिरीश घोष सतर्क हो जाएगा और 14 अगस्त की खेप रद्द कर सकता है या भाग सकता है। हमें दोनों को एक साथ घाट पर ही पकड़ना होगा, और तभी हमें पता चलेगा कि हत्यारा किसमें से कौन है। अगले 3 दिन योजना बनाने और जानकारी इकट्ठा करने में बीते। सत्येंद्र दा ने चुपचाप बंदरगाह इलाके में अपने भरोसेमंद सिपाहियों को तैनात करना शुरू किया, मछुआरों और मजदूरों के भेस में, ताकि किसी को शक ना हो। व्योमकेश इस बीच एक और अहम काम में जुटा था, उस चोटिल हाथ वाले आदमी की पहचान करना जिसे निर्मल ने गली के मोड़ पर देखा था। उसने शहर के कई डॉक्टरों और अस्पतालों से पूछताछ की, यह जानने के लिए कि हत्या की रात के आसपास किसी ने हाथ की चोट का इलाज करवाया हो। तीसरे दिन शाम को एक छोटे निजी क्लिनिक से जानकारी मिली। हत्या की रात के अगले दिन सुबह एक आदमी ने अपने हाथ की चोट का इलाज करवाया था। कहा था कि दरवाजे में हाथ फंस गया। डॉक्टर ने नाम और पता नोट किया था। नाम था रतन दास। पता एक ऐसे इलाके का था जो पूरी तरह फर्जी निकला जब सत्येंद्र दा के आदमियों ने जांच की। फर्जी नाम, फर्जी पता, व्योमकेश ने कहा जब यह जानकारी हमारे पास पहुंची। यह किसी आम आदमी का काम नहीं, यह किसी ऐसे शख्स का तरीका है जो अपनी पहचान छुपाने में माहिर है। डॉक्टर से उसका हुलिया पूछा? मैंने कहा। हां, सत्येंद्र दा ने कहा अपनी नोटबुक देखते हुए। मझले कद का, दुबला पतला, उम्र करीब 30-35, बोलने का लहजा शिक्षित था डॉक्टर के मुताबिक, यानी कोई अनपढ़ मजदूर नहीं। व्योमकेश की आंखों में एक विचार कौन था। यह हुलिया गिरीश घोष से मेल नहीं खाता, जो रामदीन के मुताबिक लंबा था। यह किसी और की तरफ इशारा करता है। किसकी तरफ? मैंने पूछा। व्योमकेश कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे एक ख्याल आ रहा है अजित, पर अभी इतना पक्का नहीं कि नाम लूं। 14 अगस्त की रात हमें अपना जवाब मिल जाएगा। 14 अगस्त की सुबह कलकत्ता पर बादल छाए हुए थे, जैसे मौसम भी उस रात होने वाली घटनाओं की भनक पा चुका हो। व्योमकेश पूरे दिन कमरे में बंद रहा। कभी सुधीर सेन की डायरी के पन्ने दोबारा पढ़ता, कभी रजिस्टर की 16 एंट्रीज की तारीखों को किसी पुराने कैलेंडर से मिलाता। मैंने देखा कि वह बार बार एक खास पन्ने पर लौट आता था, जहां सुधीर सेन ने लिखा था, व्यापारी अकेला आया था। दोपहर बाद सत्येंद्र दा हमारे कमरे में आए। उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। सब तैयारी हो गई है, उन्होंने कहा, कुर्सी पर बैठते हुए। घाट नंबर 7 के आसपास 12 आदमी तैनात हैं। 3 नावों में भी हमारे लोग हैं। नदी की तरफ से भी नजर रखी जाएगी। रात 10 बजे से हम अपनी जगह ले लेंगे। ठीक है, व्योमकेश ने कहा अपनी कुर्सी से उठते हुए। पर सत्येंद्र, मुझे एक बात याद दिलानी है। हमें सिर्फ तस्करी पकड़नी नहीं है, हमें यह भी पता लगाना है कि सुधीर सेन का हत्यारा कौन है। इसलिए जब तक जरूरी ना हो, हमें फौरन धावा नहीं बोलना। पहले देखना है कि घाट पर कौन कौन आता है और कैसे। समझ गया, सत्येंद्र दा ने कहा। पर व्योमकेश बाबू, अगर माल की खेप उतरने लगी और हमने देर की तो वे भाग सकते हैं। इसीलिए हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा, न बहुत जल्दी न बहुत देर। व्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जहां शाम की धुंधलाहट शहर पर उतरने लगी थी। अजित, आज रात तुम मेरे साथ चलोगे? तैयार रहो। रात 9 बजे हम बंदरगाह के इलाके में पहुंचे। हवा में नमक और मछली की गंध घुली हुई थी। दूर कहीं किसी जहाज का भोंपू बज रहा था। हम एक पुराने इस्तेमाल न होने वाले गोदाम की छत पर छुप कर बैठे, जहां से गोदाम नंबर 7 और घाट का पूरा नजारा साफ दिखता था। सत्येंद्र दा के आदमी अलग अलग जगहों पर अंधेरे में घुल मिलकर अपनी जगह ले चुके थे। 10 बजे तक कुछ खास नहीं हुआ। सिर्फ कभी कभार कोई मछुआरा अपनी नाव लेकर गुजरता या कोई रात का चौकीदार गश्त लगाता। 10:30 बजे के आसपास एक मोटर गाड़ी धीरे धीरे गोदाम के पास आकर रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे, एक लंबा चौड़ा, दूसरा उसका मुकाबले में छोटा। वह लंबा वाला गिरीश घोष हो सकता है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। व्योमकेश ने अपनी दूरबीन आंखों से लगाई, ध्यान से देखा। हां, चेहरा विनय घोष से काफी मिलता जुलता है, बड़ा भाई लगता है। दूसरा आदमी को मैं नहीं पहचानता। दोनों गोदाम के भीतर चले गए। कुछ मिनट बाद भीतर से हल्की रोशनी दिखाई देने लगी, शायद लालटेन जलाई गई थी। 11:15 बजे एक और गाड़ी आई, इस बार एक तांगा, जिसमें से एक मोटा सा आदमी उतरा, जिसकी चाल ढाल देखकर मैंने फौरन पहचान लिया। दिनेश खन्ना, मैंने कहा।
हाँ, व्योमकेश ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सतर्कता थी। अब देखना, दिलचस्प होगा, ये दोनों गैंग के सरगना एक दूसरे से किस तरह पेश आते हैं। दिनेश खन्ना भी गोदाम के भीतर चला गया। कुछ देर तक हमें कुछ आवाजें सुनाई दी, बहस जैसी, पर शब्द साफ नहीं थे। फिर सन्नाटा छा गया। ठीक 11 बजे नदी की तरफ से एक छोटी नाव धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। बिना किसी बत्ती के, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी में उसका साया नजर आ रहा था। वह रही खेप, व्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा। सत्येंद्र को इशारा करने का वक्त आ गया है, पर अभी नहीं। पहले देखते हैं माल कैसे उतरता है और कौन इसे रिसीव करता है। नाव घाट पर लगी। 2 आदमी नाव से उतरे और गोदाम से गिरीश घोष व उसका साथी बाहर आए। दोनों पक्षों में बात होने लगी। फिर बक्से नाव से उतारकर एक ठेले पर लादे जाने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी योजना को उलट पुलट कर दिया। गोदाम के अंदर से अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी चीज के गिरने की। फिर एक चीख। बाहर खड़े सारे लोग चौंक कर गोदाम की तरफ मुड़े। दिनेश खन्ना, जो गोदाम के भीतर था, लड़खड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकला। उसके पेट से खून बह रहा था। पकड़ो उसे, भागने मत दो। गोदाम के अंदर से गिरीश घोष की आवाज आई, गुस्से से भरी। अफरा तफरी मच गई। घाट पर मौजूद आदमी इधर उधर भागने लगे। नाव वाले वापस नाव की तरफ दौड़े। अभी, व्योमकेश चिल्लाया और सत्येंद्र की तरफ इशारा किया, जो नीचे अपनी जगह पर तैयार बैठे थे। पुलिस की सीटियां बजने लगीं। चारों तरफ से रोशनी की लपटें उठीं और सिपाही घाट की तरफ दौड़ पड़े। हड़बड़ी में कुछ आदमी नदी में कूद गए, कुछ पकड़े गए। गिरीश घोष अपने साथी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, पर सत्येंद्र के आदमियों ने उसे गोदाम के पीछे ही घेर लिया। हम भी छत से उतरकर नीचे भागे। जब हम घाट पर पहुंचे, दिनेश खन्ना जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, पर अभी सांसें चल रही थीं। डॉक्टर बुलाओ जल्दी, सत्येंद्र चिल्लाए। व्योमकेश दिनेश के पास घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर खन्ना, किसने किया यह? दिनेश की आंखें धुंधली पड़ रही थीं, पर उसने व्योमकेश का हाथ पकड़ लिया। कमजोर आवाज में कुछ कहने की कोशिश की। गिरीश नहीं। गिरीश नहीं तो किसने? व्योमकेश ने पूछा, अपना कान उसके मुंह के पास ले जाते हुए। दिनेश ने कुछ कहने की कोशिश की। उसके होंठ हिले, पर आवाज बहुत धीमी थी। बाबू, वो जो। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं, बेहोश, पर मरा नहीं। सांसें चल रही हैं, सत्येंद्र ने जांचते हुए कहा। जिंदा है, बस बेहोश। अस्पताल ले जाना होगा फौरन। एक सिपाही दौड़कर स्ट्रेचर लेकर आया। दिनेश खन्ना को उठाकर तुरंत अस्पताल भेजा गया। इस बीच गिरीश घोष को हथकड़ी लगाकर लाया जा रहा था। उसका चेहरा गुस्से और डर के मिले जुले भाव से लाल था। मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्लाया जैसे ही सत्येंद्र के पास लाया गया। यह सब उसने किया दिनेश ने। मैं तो सिर्फ अपने माल की हिफाजत कर रहा था। अंदर क्या हुआ था, ठीक ठीक बताओ, व्योमकेश ने कहा, गिरीश के सामने खड़े होकर। गिरीश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अभी भी वहशत थी। मैंने दिनेश को बुलाया था आज, आमने सामने बात करने के लिए। मुझे पता चल गया था कि वह मुझे धोखा दे रहा है, हर खेप से माल चुरा रहा है। मैंने उसे तस्वीरें दिखाई जो मुझे किसी तरह मिली थी। कौन सी तस्वीरें? व्योमकेश ने तेजी से पूछा। वही जो सुधीर सेन ने खींची थी, गिरीश ने कहा। मुझे पता चला था कि सुधीर उन्हें दिनेश को बेचने की कोशिश कर रहा था, पर उससे पहले ही मुझे किसी और जरिए से एक कॉपी मिल गई थी। किस जरिए से? गिरीश कुछ पल हिचकिचाया, फिर बोला, मेरे एक आदमी ने, जो निर्मल के साथ दोस्ती गांठ चुका था स्टूडियो में, उसने चुपके से कुछ नेगेटिव की कॉपी बनवा ली थी, बिना सुधीर को बताए। व्योमकेश की भवें सिकुड़ गईं। यह एक नई परत थी, निर्मल की कोई भूमिका जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई थी। आगे बताओ, व्योमकेश ने कहा। आज रात गोदाम के अंदर क्या हुआ? मैंने दिनेश से पूछा उन तस्वीरों के बारे में। गिरीश ने कहा। उसने पहले इनकार किया, फिर जब मैंने सबूत दिखाए तो वह गुस्से में आ गया। बोला, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं यह धंधा अकेले भी चला सकता हूं तुम्हारे बिना। हमारे बीच हाथापाई हुई और अचानक किसी ने पीछे से चाकू घोंप दिया उसे। किसने? व्योमकेश ने पूछा, अपनी आवाज में उत्तेजना छुपाते हुए। मुझे नहीं पता बाबू, अंधेरा था, हाथापाई में मेरा ध्यान नहीं गया। जब मैंने पलट कर देखा, दिनेश गिर रहा था और एक साया दरवाजे से बाहर भाग रहा था। तुम्हारा साथी कहां था इस दौरान? वह बाहर था, नाव वालों से बात कर रहा था। गोदाम के अंदर सिर्फ मैं, दिनेश और वह तीसरा आदमी था, जो शायद पहले से वहां छुपा हुआ था।
व्योमकेश कुछ पल के लिए खामोश खड़ा रहा। उसका दिमाग तेजी से इस नई जानकारी को पुरानी कड़ियों से जोड़ने में लगा था। सत्येंद्र, उसने आखिरकार कहा, गिरीश को थाने ले जाओ, पूरी पूछताछ होगी, पर अभी हमें एक और जगह जाना है, फौरन। कहां? सत्येंद्र दा ने पूछा। निर्मल के घर, व्योमकेश ने कहा। उसकी आवाज में एक नई सख्ती थी। मुझे यकीन है वह इस पूरे मामले में जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता है। निर्मल का घर एक तंग गली में था, एक पुरानी चौल जैसी इमारत के दूसरे तल्ले पर। जब हम वहां पहुंचे, रात के लगभग 1 बज चुके थे। दरवाजा खटखटाने पर काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आखिरकार निर्मल ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नींद और डर दोनों साफ झलक रहे थे। बाबू, इतनी रात को? उसने हकलाते हुए कहा। निर्मल, व्योमकेश ने सीधे कहा, अंदर कदम रखते हुए। आज रात गोदाम नंबर 7 पर दिनेश खन्ना पर हमला हुआ। गिरीश घोष का कहना है कि किसी तीसरे आदमी ने उस पर चाकू से वार किया जो पहले से गोदाम में छुपा हुआ था, और उसने यह भी बताया कि उसे सुधीर सेन की तस्वीरों की एक कॉपी तुम्हारे जरिए मिली थी। निर्मल का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, फिर वह जमीन पर बैठ गया, जैसे उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई हो। बाबू, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं सब बताऊंगा, बस मुझे बचा लीजिए। मुझे मारने की धमकी दी गई है अगर मैंने कुछ बोला तो। किसने धमकी दी? व्योमकेश ने पूछा, उसके सामने बैठते हुए। आवाज अब नरम थी पर दृढ़। निर्मल ने अपने हाथ देखे जो कांप रहे थे। बाबू, आपको याद है मैंने कहा था कि मैंने गली में एक आदमी को देखा था चोटिल हाथ के साथ? वह झूठ नहीं था, मगर मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई थी। अब बताओ पूरी बात। निर्मल ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा बोझ उतारने वाला हो। बाबू, सुधीर बाबू ने मुझसे कभी नहीं कहा था कि मैं उनके इस राज भरे धंधे में शामिल हूं, पर धीरे धीरे मुझे भनक लगने लगी थी। रात के अजीब ग्राहक, वे तस्वीरें जो वे खुद डेवलप करते, मुझे कभी नहीं दिखाते। एक दिन वो आगे बोला, मैंने चुपके से डार्क रूम में जाकर कुछ नेगेटिव की कॉपी बना ली, सिर्फ जिज्ञासा से, यह जानने के लिए कि सुधीर बाबू आखिर किस राज में उलझे हैं। जब मैंने वे तस्वीरें देखी, सोने की तस्करी, गोदाम बक्से, मुझे समझ आ गया कि यह कोई खतरनाक मामला है। फिर तुमने क्या किया इन तस्वीरों का? निर्मल की आंखें झुक गईं। शर्म और डर दोनों उसके चेहरे पर साफ थे। बाबू, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पिता बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने सोचा अगर मैं ये तस्वीरें गिरीश घोष को बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैंने एक आदमी के जरिए संपर्क किया, गिरीश तक बात पहुंचाई। उसने मुझे 500 रुपये दिए तस्वीरों की एक कॉपी के लिए। तो तुमने सुधीर सेन के धंधे में उसे धोखा दिया? व्योमकेश ने कहा। उसकी आवाज में कोई निर्णय नहीं था, सिर्फ तथ्य। हां बाबू, निर्मल ने कहा, अपने चेहरे को हाथों में छुपाते हुए। पर मुझे नहीं पता था कि इससे कोई मरेगा। अब बताओ उस रात की पूरी कहानी। तुमने पहले कहा था तुम 10:30 बजे स्टूडियो लौटे थे, सुधीर बाबू को मरा पाया। ये सच है? निर्मल ने सिर हिलाया। हां बाबू, ये सच है। पर मैं जब गली से भाग रहा था तब जिस आदमी को मैंने चोटिल हाथ के साथ देखा था, मैं जानता हूं वो कौन था। व्योमकेश आगे झुक गया, उसकी आंखों में तीव्र उत्सुकता। कौन? वह गिरीश का ही आदमी था बाबू, वही जिसके जरिए मैंने तस्वीरें बेची थीं। उसका नाम प्रणब है, गिरीश का सबसे भरोसेमंद आदमी जो उसके सारे गंदे काम करता है। प्रणब वहां क्यों था? निर्मल ने कहा। मुझे लगता है बाबू, मुझे लगता है वह सुधीर बाबू से बाकी नेगेटिव लेने आया था, असली वाले जो मैंने नहीं बेचे थे। गिरीश को शायद डर था कि सुधीर बाबू के पास और भी ऐसी तस्वीरें हैं जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। तो प्रणब ने ही सुधीर सेन की हत्या की? सत्येंद्र धा ने पूछा, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे। निर्मल ने असमंजस में सिर हिलाया। मुझे यकीन से नहीं पता बाबू, मैंने सिर्फ उसे भागते देखा था। शायद वह पहले से वहां मौजूद था जब मैं पहुंचा, या शायद वह भी मेरी तरह बाद में आया और लाश देखकर घबरा गया। मुझे नहीं पता। व्योमकेश कुछ देर चुप रहा, अपनी उंगलियों से माथा सहलाते हुए। फिर अचानक उसने पूछा, प्रणब अभी कहां रहता है? मुझे उसका सही पता नहीं मालूम बाबू, पर मैंने सुना था वह कोलूटोला इलाके में कहीं रहता है, एक शराब के अड्डे के पास काम भी करता है। सत्येंद्र दा तुरंत उठ खड़े हुए। मैं अभी अपने आदमियों को भेजता हूं कोलूटोला की तलाशी लेने। रुको सत्येंद्र, व्योमकेश ने कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने सबको रोक दिया। मुझे लगता है यह इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। क्या मतलब? मैंने पूछा।
व्योमकेश उठा और खिड़की के पास गया, बाहर रात के अंधेरे में देखते हुए जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। सोचो अजित, निर्मल कहता है प्रणब उस रात स्टूडियो में था, पर अगर प्रणब ही हत्यारा है तो वह इतनी लापरवाही से गली में खड़ा क्यों रहा जहां कोई उसे देख सकता था? एक पेशेवर आदमी जो गिरीश का सबसे भरोसेमंद कारिंदा है, वह इतनी बड़ी गलती क्यों करेगा? शायद घबराहट में सत्येंद्र दारा ने कहा। मुमकिन है, व्योमकेश ने कहा, पर एक और बात भी है। दिनेश खन्ना ने मरते मरते कहा, गिरीश नहीं। अगर गिरीश या उसका आदमी प्रणब ही सुधीर की हत्या और आज दिनेश पर हमले का जिम्मेदार होता तो दिनेश यह क्यों कहता कि गिरीश नहीं है? वह तो सीधे कह सकता था प्रणब ने किया, अगर उसने प्रणब को पहचाना होता। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह एक अहम सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो फिर कौन? मैंने आखिरकार पूछा। व्योमकेश ने गहरी सांस ली। अभी नहीं कह सकता अजित, पर मुझे लगता है हमें एक बात पर और गौर करना चाहिए। हर बार जब हमें कोई अहम सुराग मिला है, वह किसी न किसी तरह हमें एक खास दिशा में धकेलता दिखा है। पहले दिनेश ने गिरीश की तरफ इशारा किया, अब निर्मल प्रणब की तरफ इशारा कर रहा है। यह पैटर्न मुझे बेचैन करता है। अगली सुबह हम अस्पताल पहुंचे जहां दिनेश खन्ना का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बताया कि चाकू फेफड़े के पास से गुजरा था, नाजुक हालत में था, पर जान बच जाने की उम्मीद थी। उसे अब भी होश नहीं आया था। जब तक होश ना आए हम उससे कुछ नहीं पूछ सकते, सत्येंद्र धा ने निराशा से कहा। तब तक हमें दूसरी दिशाओं में जांच करनी होगी, व्योमकेश ने कहा। सत्येंद्र, गिरीश घोष से पूछताछ में क्या और निकला? वह अपनी बात पर अड्डा हुआ है। कहता है उसने दिनेश पर हमला नहीं किया। प्रणब को भी वह नहीं पहचानता उस अंधेरे साए के तौर पर। उसका दावा है कि प्रणब उस वक्त बाहर था, नाव वालों के साथ, गोदाम के अंदर नहीं। तो निर्मल की बात और गिरीश की बात में विरोधाभास है, मैंने कहा। शायद एक झूठ बोल रहा है, व्योमकेश ने कहा, या शायद दोनों सच बोल रहे हैं, अपनी अपनी सीमित जानकारी के हिसाब से। सत्येंद्र, हमें प्रणब को ढूंढना होगा, उसी से असली सच पता चलेगा। सत्येंद्र दा ने अपने आदमियों को कोलूटोला इलाके में भेजा और दोपहर तक खबर आई कि प्रणब नाम के एक आदमी को उसके अड्डे से पकड़ लिया गया है। प्रणब एक सख्त दिखने वाला आदमी था, चेहरे पर पुराने घावों के निशान, आंखों में एक ठंडी हिसाब लगाने वाली चमक। उसे थाने लाया गया जहां व्योमकेश और सत्येंद्र दा ने उससे पूछताछ शुरू की। तुम्हारा नाम प्रणब है? सत्येंद्र दा ने पूछा। हां बाबू, उसने रूखी आवाज में जवाब दिया। तुम गिरीश घोष के लिए काम करते हो? करता था, प्रणब ने कहा। अब पता नहीं क्या होगा, आपने तो उसे भी पकड़ लिया। व्योमकेश ने अपना हाथ मेज पर रखा और सीधे पूछा, एक हफ्ते पहले जिस रात सुधीर सेन की हत्या हुई तुम कहां थे? प्रणब के चेहरे पर पहली बार हल्की सी हलचल दिखी। मैं गिरीश साहब के काम से स्टूडियो गया था, हां, पर मैंने कोई हत्या नहीं की। क्या काम था? मुझे तस्वीरें लेने भेजा गया था, कुछ नेगेटिव जो सुधीर के पास थे और जो गिरीश साहब वापस चाहते थे। क्या तुम्हें वहां नेगेटिव मिले? प्रणब ने सिर हिलाया, अपनी आंखें नीची करते हुए। नहीं बाबू, जब मैं पहुंचा स्टूडियो का दरवाजा पहले से खुला था। मैं अंदर गया तो सुधीर सेन पहले से ही मरा पड़ा था। मैं डर गया, वहां से कुछ नेगेटिव उठाए जो पास ही पड़े मिले और भाग गया। तुम्हारा हाथ, वह चोट कैसे लगी? व्योमकेश ने पूछा। उसकी नजर प्रणब के दाहिने हाथ पर टिकी थी, जिस पर एक हल्का सा निशान अभी भी दिखाई दे रहा था। प्रणब ने अपना हाथ देखा, फिर कहा, जब मैं वहां से भाग रहा था, अंधेरे में एक लकड़ी के बक्से से टकरा गया, हाथ कट गया। तुम कह रहे हो जब तुम पहुंचे सुधीर सेन पहले से मरा हुआ था? व्योमकेश ने दोहराया। उसकी आवाज में एक खास दौड़ था। हां बाबू, भगवान की कसम। तो हत्यारा तुमसे पहले वहां पहुंचा और चला गया था। क्या तुमने कुछ और देखा? कोई और वहां से जाता हुआ या कोई निशान? प्रणब ने सोचते हुए कहा, बाबू, एक बात याद आती है। जब मैं स्टूडियो के करीब पहुंचा था, गली के मोड़ पर मुझे एक तांगा दिखा था जो तेजी से जा रहा था। मैंने उसमें बैठे आदमी का चेहरा नहीं देखा, पर क्या? तांगे के पीछे एक खास निशान था बाबू, एक छोटा सा पीतल का बैज जो कुछ खास तांगों पर ही होता है, जो किसी खास क्लब या संस्था से जुड़े होते हैं। मैंने वह निशान पहचाना था क्योंकि मेरा एक दोस्त उसी तरह के तांगे चलाता है। यह बंगाल क्लब के सदस्यों के लिए खास तांगे होते हैं जो क्लब बुलाने पर भेजता है। व्योमकेश के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। बंगाल क्लब, यह तो शहर के सबसे इज्जतदार लोगों का क्लब है। हां बाबू,
प्रणब ने कहा। बड़े लोग जाते हैं वहां, व्यापारी, वकील, अंग्रेज अफसर। व्योमकेश कुछ देर चुप रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है ये वही रात थी, वही वक्त? हाँ बाबू, पूरा यकीन है। 10:30 बज रहे थे, मैंने घड़ी देखी थी। व्योमकेश उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, वह चमक जो किसी बड़े रहस्य को सुलझाने के करीब पहुंचने पर आती थी। सत्येंद्र, उसने कहा, मुझे बंगाल क्लब के सदस्यों की सूची चाहिए, खासकर उन लोगों की जो हाल ही में तांगा बुलाकर कहीं गए थे उस तारीख के आसपास। और एक और काम, याद है रामदीन ने कहा था, पहला आदमी अच्छे कपड़ों में, टोपी पहने था। हमें उसका हुलिया दोबारा बहुत बारीकी से पूछना होगा। रामदीन से दोबारा मिलने पर व्योमकेश ने बड़े धैर्य और बारीकी से हर छोटी छोटी बात पूछी। कपड़ों का रंग, चाल ढाल, कोई खास निशानी। बाबू, रामदीन ने याद करते हुए कहा, अब जो आप इतना पूछ रहे हैं तो एक बात याद आती है। जब वह आदमी तांगे से उतरा, उसके हाथ में एक छड़ी थी, चांदी की मूठ वाली, और उसकी चाल में एक हल्का सा लंगड़ापन था बाबू, जैसे एक पैर में कोई पुरानी तकलीफें हो। व्योमकेश की आंखें चमक उठी। लंगड़ापन? रामदीन, ये बहुत अहम बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताई? माफी बाबू, पहले याद नहीं आया, अंधेरा भी बहुत था। व्योमकेश ने सत्येंद्र दा की तरफ देखा। एक अच्छे घर का आदमी, चांदी की छड़ी, हल्का लंगड़ापन, बंगाल क्लब का सदस्य होने की संभावना। सत्येंद्र, ये हुलिया किसी खास तरह के आदमी की तरफ इशारा करता है, कोई ऐसा जो उम्रदराज हो सकता है या जिसे कोई पुरानी चोट या बीमारी हो। सत्येंद्र दान ने अपनी नोटबुक निकाली और तेजी से कुछ लिखना शुरू किया। मैं क्लब के सचिव से बात करता हूं, सदस्यों की सूची और उनके तांगे बुलाने के रिकॉर्ड्स मांगता हूं। 2 दिन बाद बंगाल क्लब से मिली जानकारी और रिकॉर्ड्स की जांच में एक नाम उभर कर सामने आया जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। एक ऐसा नाम जो अब तक हमारी जांच के दायरे से पूरी तरह बाहर था। यह नाम था राय बहादुर सुरेंद्रनाथ चौधरी, शहर के एक अत्यंत प्रतिष्ठित व्यापारी और समाज सेवी, जिनकी गिनती कलकत्ता के सबसे इज्जतदार लोगों में होती थी। क्लब के रिकॉर्ड के मुताबिक उस रात 9:30 बजे उन्होंने क्लब से एक तांगा बुलवाया था, निजी काम के लिए, और रात 11:30 बजे के आसपास वापस लौटे थे। सुरेंद्रनाथ चौधरी, व्योमकेश ने धीरे से दोहराया। जब यह जानकारी सामने आई, उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। अजित, याद है सुनंदा ने क्या कहा था? उसके पिता ने कहा था, वह ऊपर से मासूम दिखता है पर असली शैतान वही है, गिरीश तो सिर्फ उसका हाथ है। मेरी आंखें फैल गईं। तुम्हारा मतलब है सुरेंद्रनाथ चौधरी ही वह बड़ा आदमी है जिससे सुधीर सेन डरता था? शायद, व्योमकेश ने कहा, पर हमें अभी और सबूत चाहिए। एक इज्जतदार आदमी पर सिर्फ शक के आधार पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। हमें उसका सोने की तस्करी से रिश्ता साबित करना होगा, और यह भी कि वह सुधीर सेन को क्यों मारना चाहेगा। क्या हो सकता है उसका मकसद? मैंने पूछा। व्योमकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सोचो अजित, सुधीर सेन की डायरी में लिखा था कि व्यापारी उससे मिलने आया था, अकेला, ब्लैकमेल की पेशकश के साथ। हमने मान लिया वह व्यापारी दिनेश खन्ना है, पर क्या हो अगर व्यापारी शब्द 2 अलग अलग लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ हो, अलग अलग एंट्रीज में? मतलब 2 अलग व्यापारी थे इस पूरे खेल में? सत्येंद्र दा ने पूछा। हो सकता है, व्योमकेश ने कहा। दिनेश खन्ना तो गोदाम का मालिक है, माल की चोरी में शामिल, यह हमने साबित कर लिया। पर सुरेंद्रनाथ चौधरी की भूमिका शायद अलग है। शायद वह तस्करी के सोने का असली खरीदार है, वह आदमी जो शहर में इस अवैध सोने को सफेद करके बाजार में बेचता है अपने व्यापारिक साम्राज्य के जरिए। और सुधीर सेन को इसकी भनक लग गई थी, मैंने कहा। हाँ, व्योमकेश ने कहा, और अगर सुरेंद्रनाथ चौधरी जैसे रसूखदार आदमी का नाम इस तस्करी रैकेट से जुड़ता तो यह सिर्फ उसकी इज्जत ही नहीं बल्कि उसका पूरा व्यापारिक साम्राज्य तबाह कर सकता था। यही उसका मकसद हो सकता है, सुधीर सेन को हमेशा के लिए चुप कराना, सत्येंद्र दा ने कहा। पर व्योमकेश बाबू, सिर्फ एक तांगा बुलवाने के रिकॉर्ड से हम किसी राय बहादुर पर हत्या का आरोप नहीं लगा सकते। हमें कुछ ठोस चाहिए। मुझे पता है, व्योमकेश ने कहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हम खुद सुरेंद्रनाथ चौधरी से मिलें, आमने सामने। सुरेंद्रनाथ चौधरी का घर चौरंगी के इलाके में था, एक विशाल हवेली जिसके फाटक पर संगमरमर के 2 शेर खड़े थे और भीतर बड़ा सा बगीचा फूलों से भरा हुआ।
ये घर अपनी शान से ही बता रहा था कि इसके मालिक की गिनती शहर के सबसे रसूखदार लोगों में होती है। हम बिना पूर्व सूचना के पहुंचे थे, यह जानते हुए कि अगर पहले से खबर दी जाती तो शायद कुछ छुपाने का वक्त मिल जाता। एक बूढ़े दरबान ने हमें रोका, पर सत्येंद्र धा ने अपना पुलिस बैज दिखाया और हमें भीतर जाने दिया गया। बैठक में बैठने के कुछ मिनट बाद सुरेंद्रनाथ चौधरी खुद आए। एक उम्रदराज आदमी, यही कोई 65 साल के आसपास, सफेद बालों वाला सिर, चेहरे पर वह गरिमा जो बरसों की इज्जत और रसूख से आती है। उनके एक हाथ में एक चांदी की मूठ वाली छड़ी थी और चलते वक्त उनके एक पैर में हल्का सा लंगड़ापन साफ दिखाई दे रहा था। व्योमकेश की नजर तुरंत उस छड़ी और उस लंगड़ेपन पर गई। मैंने देखा उसकी आंखों में एक पल के लिए एक खास चमक आई, फिर बुझ गई, जैसे उसने किसी हिसाब को दिमाग में दर्ज कर लिया हो। आइए बैठिए, सुरेंद्रनाथ ने कहा, अपनी आवाज में एक बनावटी गर्मजोशी के साथ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त पुलिस की मौजूदगी? मिस्टर चौधरी, सत्येंद्र धा ने कहा, ये हैं व्योमकेश बख्शी जो हमारी जांच में मदद कर रहे हैं। हमें कुछ सवाल पूछने हैं आपसे, एक हत्या के मामले में। सुरेंद्रनाथ की भवें हल्की सी उठी, पर उनका चेहरा शांत बना रहा। हत्या? मुझसे इसका क्या संबंध? व्योमकेश ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। मिस्टर चौधरी, क्या आप सुधीर सेन नाम के एक फोटोग्राफर को जानते थे? एक पल के लिए सुरेंद्रनाथ की उंगलियां अपनी छड़ी पर कस गईं, इतना हल्का कि शायद कोई और न पकड़ पाता, पर व्योमकेश की तेज नजर से यह नहीं छूटा। नाम सुना है, सुरेंद्रनाथ ने कहा, अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए, पर व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। क्यों? क्योंकि, व्योमकेश ने कहा, अपनी जेब से वह जला हुआ नेगेटिव का टुकड़ा निकालते हुए, जिसकी अब एक बड़ी हुई साफ प्रिंट बनवाई गई थी। इस तस्वीर में गोदाम नंबर 7 के पास तीसरा आदमी जो अब तक अस्पष्ट था, हमारे फोटोग्राफी विशेषज्ञ ने आवर्धन तकनीक से साफ किया है, और वह आदमी, उसने तस्वीर सुरेंद्रनाथ के सामने रखी, आपसे काफी मिलता जुलता है। सुरेंद्रनाथ ने तस्वीर को देखा, उनका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना बोझ उतारने का फैसला कर लिया हो। ठीक है, उन्होंने कहा, अपनी छड़ी को एक तरफ रखते हुए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा व्योमकेश बाबू, मैं गोदाम गया था, हां, पर मैंने कोई हत्या नहीं की। तो आपने क्या किया वहां? व्योमकेश ने पूछा। सुरेंद्रनाथ ने कुछ पल के लिए खिड़की से बाहर देखा, जैसे अतीत की किसी घटना को याद कर रहे हों, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरा एक व्यापार है व्योमकेश बाबू, जौहरी का काम, सोने चांदी का व्यापार, पीढ़ियों से चला आ रहा है। कुछ साल पहले जब व्यापार में मंदी आई, गिरीश घोष मेरे पास एक प्रस्ताव लेकर आया, सस्ता सोना, बिना किसी टैक्स या ड्यूटी के। मैंने लालच में आकर हां कह दी। तो आप ही इस तस्करी के सोने के असली खरीदार थे, व्योमकेश ने कहा। उसकी आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ पुष्टि। आप इसे अपने व्यापार के जरिए सफेद करके बाजार में बेचते थे। सुरेंद्रनाथ ने सिर झुका लिया, उनकी गरिमा एक पल के लिए टूट दिखी। हां, भगवान जाने कैसे यह जाल इतना गहरा होता चला गया। शुरुआत में लगा यह सिर्फ एक बार का सौदा है, पर फिर यह आदत बन गई, फिर मजबूरी। और सुधीर सेन? व्योमकेश ने पूछा। मुझे कुछ हफ्ते पहले पता चला कि एक फोटोग्राफर के पास हमारी गतिविधियों की तस्वीरें हैं और वह उन्हें ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गिरीश घबराया हुआ था, कह रहा था कि यह आदमी बहुत खतरनाक हो सकता है, हम सबको फंसा सकता है। मैंने खुद जाकर बात करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे लगा शायद पैसों की पेशकश से मामला सुलझ जाएगा। उस रात क्या हुआ, ठीक ठीक बताइए, व्योमकेश ने कहा। उसकी आवाज में अब पूरी गंभीरता थी। मैं 9:30-10 बजे के आसपास स्टूडियो पहुंचा, सुरेंद्रनाथ ने कहा। सुधीर सेन अकेला था। मैंने उसे एक बड़ी रकम की पेशकश की, 5,000 रुपए, इस शर्त पर कि वह सारे नेगेटिव मुझे दे दे और यह मामला हमेशा के लिए भूल जाए। उसने क्या जवाब दिया? सुरेंद्रनाथ के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने इनकार कर दिया, कहा कि उसने बहुत पहले ही फैसला कर लिया है इस धंधे से निकलने का, और अब पैसा उसे नहीं चाहिए। उसने कहा, मैं अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता मिस्टर चौधरी। मेरे पास पहले ही एक कॉपी सुरक्षित जगह पर पहुंच चुकी है। अगर मुझे कुछ हुआ तो सब सामने आ जाएगा। मैं अब डरता नहीं। व्योमकेश और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। यह ठीक वैसा ही था जैसा सुधीर सेन की डायरी में लिखा था। फिर आप क्या करके निकले? व्योमकेश ने पूछा। मैं हार मानकर निकल आया, सुरेंद्रनाथ ने कहा।
उनकी आवाज में सच्चाई की गूंज थी। मुझे गुस्सा था, निराशा थी, पर मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं वहां से सीधे अपने घर आया। आपके साथ कोई और था उस रात? कोई नौकर, कोई सहायक जो आपके साथ गया हो या बाद में आपके इशारे पर वहां गया हो? सुरेंद्रनाथ के चेहरे पर पहली बार असली घबराहट दिखी। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर रुक गए। मिस्टर चौधरी, व्योमकेश ने दृढ़ता से कहा, सुधीर सेन की हत्या हुई है गला घोंटकर। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको पूरा सच बताना होगा, वरना शक की सुई आप पर ही रुकी रहेगी। लंबी चुप्पी के बाद सुरेंद्रनाथ ने कांपती आवाज में कहा, मेरा एक मुनीम है, सत्यचरण, बरसों से मेरे साथ है, मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी। वह उस शाम मेरे पीछे पीछे गया था, बिना मुझे बताए। मुझे बाद में पता चला जब उसने खुद मुझसे कहा कि मालिक, आपने जो बात मुझे बताई थी सुबह, उसकी चिंता में मैं भी आपके पीछे गया था, यह देखने कि सब ठीक हो। वह गोदाम, मतलब स्टूडियो के अंदर गया था? व्योमकेश ने पूछा। मुझे नहीं पता व्योमकेश बाबू, सच में नहीं पता, सुरेंद्रनाथ ने कहा। उनका चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वह मेरे पीछे गया, दूर से देखता रहा, और जब मैं निकल गया तो वह भी वापस आ गया। उसने कभी नहीं कहा कि वह अंदर गया। सत्यचरण अभी कहाँ है? यहीं है, इसी घर में, मेरे दफ्तर के कमरे में। बरसों से मेरे साथ रहता है, अब मेरे बगैर उसका कोई ठिकाना नहीं। व्योमकेश तुरंत खड़ा हो गया। हमें उससे मिलना होगा अभी। सत्यचरण बासु एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी था, चेहरे पर सलवटें, आंखों में बरसों की सेवा और वफादारी की थकान। जब हम उसके कमरे में पहुंचे, वह अपनी मेज पर हिसाब किताब के बही खाते संभाल रहा था। हमें देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सतर्कता आ गई। सत्यचरण, सुरेंद्रनाथ ने कहा अपनी आवाज में एक दर्द के साथ, इन्हें सब कुछ सच सच बताओ जो उस रात हुआ था। सत्यचरण ने अपने मालिक की तरफ देखा, फिर व्योमकेश की तरफ। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर की परछाई दिखी, फिर वह गायब हो गई, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। क्या जानना चाहते हैं बाबू? उसने शांत आवाज में पूछा। उस रात तुम मिस्टर चौधरी के पीछे स्टूडियो गए थे, व्योमकेश ने कहा। फिर क्या हुआ? मैं दूर से देखता रहा बाबू, जब तक मालिक अंदर थे, सत्यचरण ने कहा। जब वे निकले, उनके चेहरे पर मैंने बहुत परेशानी देखी। वे सीधे तांगे में बैठकर चले गए, मुझे नोटिस भी नहीं किया। मैं तो दूर एक पेड़ की आड़ में खड़ा था। फिर तुम क्या किया? सत्यचरण ने एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां अपने कुर्ते के किनारे को मरोड़ने लगीं। बाबू, मैं बरसों से मालिक के साथ हूं। जब उन्होंने मुझे सुबह बताया था कि यह फोटोग्राफर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आया था। इतने बरसों की मेहनत, मालिक की इज्जत, सब एक आदमी की वजह से मिट्टी में मिल सकती थी। तो तुमने क्या किया? व्योमकेश ने दोहराया। उसकी आवाज में अब वह नरमी नहीं थी। मालिक के जाने के बाद सत्यचरण ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं खुद अंदर गया। मैंने सोचा था बस बात करूंगा, समझाऊंगा उसे, शायद डरा भी दूंगा ताकि वह अपनी जिद छोड़ दे। पर जब मैंने उससे बात की, वह अड़ा रहा। उसने मुझे भी वही कहा जो मालिक को कहा था। मैंने अपनी बेटी को वचन दिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुरेंद्रनाथ की आंखों में आंसू आ गए थे। वे अपने पुराने वफादार सेवक को देख रहे थे जैसे किसी अजनबी को देख रहे हों। मुझे गुस्सा आ गया बाबू, सत्यचरण ने कहा। उसकी आवाज अब भर्रा गई थी। मैंने उसे धमकाया, कहा कि अगर उसने चुप नहीं रखा तो अंजाम बुरा होगा। उसने मुझे धक्का देकर हटाने की कोशिश की। कहा, निकल जाओ यहां से, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। हाथापाई हुई। मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरे हाथ उसके गले तक पहुंच गए और मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। बाबू, मैंने यह मालिक के लिए किया, उनकी इज्जत बचाने के लिए। उन्होंने मुझे कभी ऐसा करने को नहीं कहा। यह मेरा अपना फैसला था। मैं 30 साल से इस घर की सेवा कर रहा हूं। मालिक ने मुझे और मेरे परिवार को हर मुश्किल में सहारा दिया है। मैं उन्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता था। सुरेंद्रनाथ अपनी कुर्सी पर लगभग गिर पड़े। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। सत्यचरण, तुमने यह मेरे लिए, भगवान, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे यकीन है आपको नहीं पता था, व्योमकेश ने सुरेंद्रनाथ की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में सहानुभूति थी। पर सत्यचरण, क्या तुमने उसके बाद कुछ नेगेटिव भी लिए? सत्यचरण ने सिर हिलाया, अभी भी अपना चेहरा हाथों में छुपाए हुए। नहीं बाबू, मैं तो इतना घबरा गया था कि सीधा भाग गया।
मुझे नेगेटिव की सुधि नहीं रही। तुम्हारे पास कोई ऊनी शॉल या कोट था उस रात? व्योमकेश ने पूछा। हाँ बाबू, एक पुरानी ऊनी शॉल, मालिक ने ही दी थी कुछ साल पहले। वह अभी तुम्हारे पास है? सत्यचरण ने सिर हिलाकर अपनी अलमारी की तरफ इशारा किया। सत्येंद्र दा ने आगे बढ़कर शॉल निकाली और उसे एक थैले में सावधानी से रख लिया। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे, नाखूनों से मिले रेशे से मिलान होगा। जरूरत नहीं बाबू, सत्यचरण ने थकी हुई आवाज में कहा, अपना सिर उठाते हुए। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक अजीब सी शांति थी। मैंने सच बता दिया है, मुझे जो सजा मिलनी है मिलेगी। बस एक विनती है, मालिक को इसमें मत घसीटिए, यह मेरा अपना फैसला था, उनका इसमें कोई हाथ नहीं। सत्येंद्र दा ने आगे बढ़कर सत्यचरण को गिरफ्तार करने की औपचारिकता पूरी की। सुरेंद्रनाथ चौधरी अपनी कुर्सी पर बैठे, स्तब्ध, अपने वफादार सेवक को हथकड़ी में देखते हुए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मिस्टर चौधरी, व्योमकेश ने कहा उठते हुए, आपको भी थाने चलना होगा, तस्करी के सोने की खरीद फरोख्त और उसे सफेद करने के आरोप में। यह अपराध भी गंभीर है। सुरेंद्रनाथ ने बिना विरोध किए सिर हिलाया। उनकी गरिमा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। जो भी सजा मिले मुझे मंजूर है व्योमकेश बाबू। मैंने लालच में आकर जो पाप किया उसका फल तो भुगतना ही होगा। अगले कुछ दिनों में पूरा मामला अखबारों की सुर्खियों में छा गया। कलकत्ता का सबसे बड़ा तस्करी रैकेट पकड़ा गया, इज्जतदार व्यापारी सोने की तस्करी में गिरफ्तार, जैसी हेडलाइनों से अखबार भरे रहे। अस्पताल में दिनेश खन्ना धीरे धीरे ठीक हो रहा था और होश आने पर उसने पूरी कहानी की पुष्टि की। उसने बताया कि गोदाम में गिरीश के साथ बहस के दौरान अचानक किसी ने पीछे से चाकू घोंपा था और वह हमलावर की शक्ल नहीं देख पाया था। बाद की जांच में पता चला कि यह हमला खुद गिरीश के एक और आदमी ने किया था, जिसे शक था कि दिनेश उसे भी धोखा देने की योजना बना रहा है। यह एक अलग छोटा विश्वासघात था जो मुख्य मामले से जुड़ा तो था, पर सुधीर सेन की हत्या से सीधा संबंध नहीं रखता था। गिरीश घोष पर तस्करी, अपने भाई विनय घोष की हत्या, जो अंततः यह साबित हुआ कि दिनेश खन्ना के आदमियों ने की थी, क्योंकि विनय ने दिनेश की चोरी के बारे में गिरीश को बताने की धमकी दी थी, और अन्य कई आरोप लगे। दिनेश खन्ना पर तस्करी, चोरी और विनय घोष की हत्या का आरोप लगा। निर्मल पर सबूत छुपाने और चोरी का हल्का आरोप लगा, पर उसकी उम्र और सहयोग को देखते हुए अदालत ने नरमी दिखाई। प्रणब को तस्करी में सहयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और सत्यचरण बासु पर हत्या का मुकदमा चला। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने वफादारी के जुनून में एक अक्षम्य अपराध कर डाला। मामला सुलझने के कुछ हफ्ते बाद एक शांत शाम को हम अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। सुनंदा भी उस दिन हमसे मिलने आई थी, अपने पिता की डायरी और तस्वीरें वापस लेने, जो अब सबूत के तौर पर काम आ चुकी थीं। व्योमकेश बाबू, उसने जाते जाते कहा, आपने मेरे पिता को इंसाफ दिलाया। मैं जानती हूं वे एक गलत रास्ते पर चल पड़े थे, पर आखिर में उन्होंने सही रास्ता चुना, भले ही उसकी कीमत उनकी जान से चुकानी पड़ी। आपके पिता में हिम्मत थी सुनंदा जी, व्योमकेश ने कहा। उन्होंने जानते हुए भी कि खतरा है, सच का साथ देने का फैसला किया। यही वजह है कि आज सच सामने आ पाया। सुनंदा के जाने के बाद मैंने व्योमकेश से पूछा। एक बात समझ नहीं आई, शुरू में सब कुछ इतना उलझा हुआ लग रहा था, हर सुराग किसी नई दिशा में इशारा कर रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि असली हत्यारा सत्यचरण ही होगा? व्योमकेश ने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराया, वह जानी पहचानी संतुष्ट मुस्कान जो किसी मामले के आखिर में उसके चेहरे पर आती थी। अजित, इस मामले की सबसे दिलचस्प बात यही थी कि हर एक आदमी अपनी अपनी जगह सच बोल रहा था, पर अधूरा सच। दिनेश खन्ना ने गिरीश की तरफ इशारा किया क्योंकि वह खुद अपनी चोरी छुपाना चाहता था। गिरीश ने प्रणब की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि उसने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। निर्मल ने प्रणब की तरफ इशारा किया क्योंकि वहीं उसे गली में देखा था, और प्रणब ने बंगाल क्लब के तांगे की तरफ इशारा किया, बिना जाने कि वह किसकी तरफ ले जा रहा है। तो हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ती चली गई। मैंने कहा, हां, व्योमकेश ने कहा, पर सबसे अहम बात थी दिनेश खन्ना के आखिरी शब्द, गिरीश नहीं। अगर वह सिर्फ यह कहना चाहता कि हमलावर गिरीश नहीं था, तो यह जानकारी उतनी अहम नहीं होती, पर उसने यह खास तौर पर कहा जैसे वह किसी और को बचाना या किसी खास सच को छुपाना चाहता हो। बाद में जब उसने होश में आकर अपनी पूरी कहानी बताई, पता चला कि गोदाम पर हमला करने वाला कोई तीसरा आदमी था, गिरीश का ही एक और आदमी,
जो अलग वजह से जुड़ा था। यह मामले को उलझाने वाली एक अलग परत थी, जो हत्या के मुख्य मामले से जुड़ी जरूर थी, पर सीधा संबंध नहीं रखती थी। और सुरेंद्रनाथ चौधरी तक कैसे पहुंचे? रामदीन की गवाही। व्योमकेश ने कहा, अच्छे कपड़ों वाला आदमी, चांदी की छड़ी, हल्का लंगड़ापन। यह हुलिया किसी आम मजदूर या गुंडे का नहीं हो सकता था। यह किसी उम्रदराज इज्जतदार आदमी का हुलिया था। और जब मैंने सुनंदा से सुना कि उसके पिता किसी बड़े आदमी से डरते थे जो गिरीश तो सिर्फ हाथ है, तब मुझे यकीन हो गया कि असली सरगना कोई और है, जो अभी तक हमारी नजरों से पूरी तरह बाहर था। पर सुरेंद्रनाथ खुद हत्यारा नहीं निकला। नहीं, व्योमकेश ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की उदासी थी। यही इस मामले की सबसे दुखद बात है अजित। सुरेंद्रनाथ चौधरी लालच में फंसा, पर उसने खुद हत्या नहीं की। असली हत्या हुई वफादारी के अंधे जुनून से। एक ऐसे आदमी ने जो अपने मालिक की इज्जत बचाने के लिए इतना आगे बढ़ गया कि उसने एक बेगुनाह की जान ले ली। सत्यचरण को किसी ने हत्या करने को नहीं कहा था। यह उसका अपना फैसला था, अपने मालिक के प्रति उसकी वफादारी की सबसे भयानक अभिव्यक्ति। मैं कुछ देर चुप रहा, इस बात के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हुए। तो सबसे बड़ी परत यही थी, जो हत्यारा लग रहा था वह नहीं था, और जो सबसे कम शक के दायरे में था वही असली गुनहगार निकला। बिल्कुल, व्योमकेश ने कहा, खिड़की से बाहर शाम के ढलते सूरज को देखते हुए। यही तो इंसानी फितरत की सबसे अजीब बात है अजित। लालच, डर, वफादारी, ये सब मिलकर कभी कभी ऐसी उलझी हुई गुत्थी बना देते हैं जिसे सुलझाने के लिए सिर्फ सबूत नहीं, इंसानी मन को समझना भी जरूरी होता है। बाहर कलकत्ता की शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। शहर की रोशनियां एक एक करके जलने लगी थी, जैसे हर घर में अपनी अपनी कहानी, अपने अपने राज छुपे हों, जिनमें से कुछ कभी सामने आते हैं और कुछ हमेशा अंधेरे में दबे रह जाते हैं।